हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग सामान्य हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है संधि से। ठीक है, तो अभी जिन दोस्तों का भी बहुत ज़्यादा डाउट रहता है संधि को लेकर के और संधि उनको समझ में नहीं आती कि उसका संधि को जोड़ा कैसे जाता है, संधि को तोड़ा कैसे जाता है और कौन सी संधि किसको बोला जाता है, तो वो सारे डाउट आज लगभग धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग मेरी क्लास के साथ बने रहेंगे और इस वीडियोस को अंत तक देखेंगे। और जो दोस्त मेरे पिछले वीडियोस को यानी वर्णमाला की वीडियोस को जो आपके स्वर और व्यंजन को लेकर के थी, वो अगर नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जाकर के जरूर देख लें। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे रखा है। अब मैं उन वीडियोस को देखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो संधि वाला टॉपिक है आपका बहुत ज़्यादा वर्णमाला से रिलेटेड है। वर्णमाला में जो भी आपके टॉपिक हैं, जैसे स्वर हो गया है ना, तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब आपके कंठ स्वर कौन कौन से हैं, तालव्य स्वर कौन कौन से हैं, फिर आपके होष्ठ स्वर कौन कौन से हैं, मूर्धन्य स्वर कौन सा है, इन सारी चीज़ों के बारे में जब तक आप नहीं जानते रहेंगे तब तक आपको संधि समझना थोड़ा मुश्किल होगा। ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा मुश्किल तो होगा। ठीक है, उसके बाद आप भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्वर और व्यंजन क्लियर रहेगा तो आप काफ़ी क्लियरिटी के साथ संधि को समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं रिकॉल करने की कोशिश करता हूं। जो आपका स्वर होता है, स्वर क्या होता है कि स्वर किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, वो स्वतंत्र होते हैं और उनके बोलते समय मुख में कहीं भी हमारी वायु प्राण रुकती नहीं है। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ऐसे जो स्वर हैं उनको बोलते समय हमारी जो वायु प्राण है वो मुख में कहीं भी रुकती नहीं है। उसी प्रकार से जो व्यंजन है, तो कुछ व्यंजन हमारे स्पर्शी व्यंजन थे, कुछ अंतस्थ व्यंजन थे, कुछ हमारे ऊष्म व्यंजन थे और कुछ हमारे संयुक्त व्यंजन थे और कुछ हमारे द्विगुण व्यंजन भी थे। तो इनको भी कैटेगराइज्ड किया गया है और उनकी भी कुछ न कुछ उनकी अपनी उपयोगिता है, जिसके हिसाब से उनको रखा गया है। और जो वर्णमाला है दोस्तों, हमारी वर्णमाला को रखने के लिए ऐसा रैंडमली उठा करके रख नहीं दिया गया है, उसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तौर पर ही रखा गया है। ठीक है, और मैं वर्णमाला टॉपिक से ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि वर्णमाला कहते किसे हैं, तो शायद कुछ लोगों को जवाब देना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी आसान जवाब है कि वर्णों के समूह को ही वर्णमाला बोला जाता है ना। वर्णों का एक सार्थक क्रम जो है, जो व्यवस्थित क्रम है, जो सार्थक व्यवस्थित क्रम है, उसी को वर्णमाला बोल दिया जाता है। अब वर्णों के संयोग से क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्दों के संयोग से क्या बनता है, वाक्य बनता है। आप लोग जानते हो कि वाक्य की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। अगर मैं यहीं पे लिख दूं कि राम जो लिखा हुआ है, राम में कितने वर्ण हैं, तो आप लोग बोलेगे कि 4 वर्ण हैं। कैसे कि र प्लस आ प्लस म प्लस अ, इन चारों लोगों से मिलकर के बना हुआ है एक शब्द जिसको बोला जाता है राम। और राम एक अच्छा लड़का है, अगर मैं इतना लिख दूं तो वह एक वाक्य बन जाएगा। फिर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। मैं संधि भी स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन एक वो बनाना पड़ता है। अगर मैं बोलूं कि अगर अ और अ को मैं सटा के लिख दूं और मैं इसका उच्चारण करने बोलूं, तो इसका उच्चारण आप लोग कैसे करेंगे, तो आप लोग उच्चारण करके देखिए, तो बोलेंगे आप मतलब ऐसी ध्वनि निकल रही है जैसे हम आ का उच्चारण कर रहे हैं। इसी प्रकार से मैं अगर ई प्लस अ को अगर सटा करके लिख दूं, फिर मैं इनका उच्चारण करने के लिए बोलूं कि इसका उच्चारण कीजिए, देखिए कौन सी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो ईय, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे य का उच्चारण कर रहे हैं हम लोग। तो यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 2 वर्णों का जब मेल हो रहा है तो एक प्रकार का विकार उत्पन्न हो रहा है, उस विकार से एक नए वर्ण का निर्माण हो रहा है। और यही नए वर्ण का, नए शब्द का निर्माण होना ही संधि कहलाता है। चाहे वो आपका स्वर मिले, चाहे व्यंजन मिले, चाहे आपके विसर्ग मिले, कोई भी मिले, मतलब 2 वर्णों का जहां पे भी मेल हुआ उसको संधि बोला जाता है। ठीक है, तो संधि की कई डिफिनीशंस होती हैं, उसको मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है जोड़, और किसी दो शब्दों के
समवर्ती वर्णों के मिलने से जो शब्द बनता है उसको संधि बोला जाता है। और जो आपके दो सार्थक शब्द होते हैं, है ना, जो आपकी संधि बनती है दो वर्णों के मिलने से, उसके एक साइड एक शब्द और उसकी दूसरी साइड दूसरा शब्द होता है, तो मतलब उसके अंदर दो शब्द होते हैं। मतलब एक मैं अगर विद्या प्लस आलय लिखूं तो आप लोग जानते हैं कि संधि इन्हीं के जुड़ने से बनेगी, मतलब एक द्या के मिलने से बनेगी और एक आ के मिलने से बनेगी। तो संधि का जो परिभाषा है वो क्या कहती है कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि बोला जाता है। और संधि में दो सार्थक शब्द होते हैं। जो दो सार्थक शब्द क्यों होते हैं? क्योंकि उनका कुछ ना कुछ मतलब निकलना ही चाहिए, वो निरर्थक नहीं होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। और जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण, उसका क्या अंतिम वर्ण, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, जब ये दोनों मिलते हैं तो यहीं पे एक विकार उत्पन्न होता है, जिससे एक नए शब्द का निर्माण होता है। और वही जो नए शब्द का निर्माण होता है वही क्या कहलाता है? आपका संधि कहलाता है। अब यहाँ पे जो दा और आ मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? विद्यालय। अब इसी विद्यालय को, है ना, किस नियम के आधार पे जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है, इन सारी चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संधि के कितने भाग होते हैं, यानी संधि के कितने भेद होते हैं। तो जो वर्णमाला हमारी बनी हुई है, वर्णमाला हमारी स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीन लोगों के मिलने से बनी हुई है। तो उसी प्रकार से अगर स्वर का स्वर के साथ अगर मेल होता है, स्वर अगर स्वर के साथ मिलता है, या फिर दो स्वरों के मिलने से जो संधि बनती है उसको बोला जाता है स्वर संधि। और दो व्यंजनों के मिलने से जो संधि बनती है उसको बोला जाता है व्यंजन संधि। और दो विसर्गों के मिलने से जो संधि बनती है उसको बोला जाता है विसर्ग संधि। अब दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसमें भी जो स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी दीर्घ संधि, दूसरी होती है आपकी गुण संधि, उसके बाद होती है आपकी वृद्धि संधि, फिर होती है आपकी यण संधि, और आखिरी होती है आपकी अयादि संधि। अयादि संधि। तो आप लोग क्या देख पाए? वर्णमाला में स्वर, व्यंजन और विसर्ग के आधार पर हमारी संधियों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसको बोला जाता है? जो स्वरों के संयोग से बनती है वो स्वर संधि, जो व्यंजनों के संयोग से बनती है वो व्यंजन संधि, जो विसर्ग के संयोग से बनती है वो विसर्ग संधि। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि भी हमारी 5 प्रकार की होती है। पहला होती है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा आपकी यण संधि और 5वां अयादि संधि। अब हम लोग एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, गुण संधि किसे कहते हैं, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि किसको बोला जाता है। तो पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि की, ठीक है। स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि, देखिए जो आपकी वर्णमाला है, देखिए हम वर्णमाला का जिक्र हर जगह कर रहे हैं क्योंकि संधि को पढ़ने के लिए वर्णमाला पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसको स्किप नहीं किया जा सकता। जो अ, आ, ई, उ, री, ये जो लोग हैं इसको तो बोला जाता है कंठ स्वर, इसको बोला जाता है तालव्य स्वर, इसको बोला जाता है ओष्ठ स्वर और इसको
मूर्धन्य स्वर। अब दीर्घ संधि यह कहती है कि समान स्वरों के मिलने से, समान स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको बोला जाता है दीर्घ संधि। और जब समान स्वर मिलते हैं तो इसको दीर्घ संधि का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि लिख लीजिए, अ प्लस अ के मिलने से दीर्घ स्वर बनेगा क्या? आ। उसी प्रकार से अ प्लस आ के मिलने से क्या बनेगा? आ। दीर्घ से कंफर्म हो रहा है कि जब छोटे छोटे मिलेंगे तो बड़े स्वर का निर्माण होगा। उसी के बाद आ प्लस अ मिलेंगे तब भी आ, और आ प्लस आ मिलेंगे तब भी आ ही बनेगा। तो मतलब कंठ स्वर, समान स्वर, समान स्वर मतलब कि कंठ के ही स्वर। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तालव्य स्वर की बात। तो ई प्लस ई मिलेंगे तो बड़ी ई प्लस बड़ी मिलेंगे तो बड़ी, बड़ी प्लस ई मिलेंगे, छोटी मिलेंगे तब भी बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस बड़ी मिलेंगे तब भी बड़ी ई का ही निर्माण होगा। उसके बाद ओष्ठ वालों को देख लेते हैं। ऊ प्लस ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ प्लस ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ प्लस ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। उसके बाद री प्लस री मिलेगा तो क्या बनेगा? री ही बनेगा। अब देखिए, इसको देखने से क्या समझ में आया आप लोगों को कि समान स्वरों के मिलने से दीर्घ स्वर का निर्माण हो रहा है। मतलब छोटा और छोटा मिलकर के भी बड़े अ का निर्माण कर रहा है, और बड़ा और बड़ा मिलकर भी बड़े का कर रहा है, और छोटा और बड़ा मिलकर के भी बड़े का कर रहा है। उसी प्रकार से ये लोग भी। अब इसका हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनको जोड़ते कैसे हैं, संधियों को जोड़ा कैसे जाता है। तो पहले मैं विद्यालय को ही ले लेता हूं। विद्यालय को तो फिर ये तो जुड़ा ही है। पहले टूटा हुआ संधि ले लें, उसको जोड़ने की कोशिश करें, है ना। विद्या धन आलय। अभी तो हम टूटी हुई संधियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इसका एग्जाम्पल पूरा होने के बाद हम जुड़ी हुई संधियों को तोड़ने का भी काम करेंगे। तो जुड़ी हुई संधियों को जब तोड़ने का काम करते हैं तो उसी को बोला जाता है संधि विच्छेद। ठीक है। तो अभी जोड़ने का काम करते हैं। देखिए, हमने क्या बोला कि स्वरों के मिलने से क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। तो ये जो दा बना हुआ है वो किससे किससे मिलके बना है दोस्तों? एक तो द से मिलकर के बना है और एक आ से मिलके बना है। यहाँ पे एक स्वर तो हमको मिल गया, और आप जानते हैं कि दूसरे शब्द का तो प्रथम वर्ण क्या है? यह भी एक स्वर है, और प्रथम शब्द का द्वितीय वर्ण क्या है? वो अभी स्वर निकाल लिया हमने। तो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? आ और आ के मिलने से क्या बनेगा? यहाँ पे आ बनेगा, और यही आ किसके साथ जाकर के जुड़ेगा? यहाँ पे दा के साथ जुड़ेगा। जब दा के साथ जाके जुड़ेगा तो क्या बनेगा? विद्यालय। समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं, है ना, किसकी? कपीस की। कपीधन ईस की बात कर लेते हैं कि कपीस को कैसे जोड़ा जाएगा। देखिए, जो कपी है, कपी में जो पी है, पी किससे किससे मिलकर के बना है? प और छोटी ई से। और ये किससे मिलके बना? इसका जो पहला वर्ण है क्या है? बड़ी है ही है। अब देखिए, यहां से भी हमने एक स्वर को निकाल लिया, और यह भी एक स्वर है। इनके मिलने से क्या बन गया? बड़ी ई बन गई, और ये बड़ी किसके साथ जाकर के मिलेगी? प के साथ। तो क्या बन जाएगा? कपीस। देखिए, पहले यहाँ पे छोटी ई लगी थी, लेकिन अब क्या लग जाएगी? बड़ी लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? क्योंकि इसके और इसके मिलने से बड़ी ई का निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसकी। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल। विष्णुदय, विष्णुधन उदय, विष्णु धन उदय,
जब विष्णु धन उदय करते हैं तो विष्णु में देखते हैं, रू में देखते हैं कि यह किससे किससे मिलकर बना है, र प्लस छोटा ऊ से, और वहां पे जो उसका प्रथम वर्ण है ये क्या है, ऊ है, और ऊ मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ। अब क्या दोनों मिलकर के ए इसके साथ जाकर के मिलेगा तो क्या बनेगा, विष्णुदय। आई बात समझ में? इसका भी एक एग्जाम्पल क्लियर हुआ आपका, ये भी क्लियर हुआ और ये भी क्लियर हो गया। अभी तक तो हम लोग संधियों को जोड़ने का काम कर रहे थे, अब थोड़ा हम लोग संधियों को तोड़ने का भी काम कर लेते हैं कि संधियों को तोड़ा कैसे जाएगा और उनसे यह सार्थक शब्द जो हैं वो कैसे मिलेंगे हमको। यह भी तो सार्थक शब्द है ना, इसका कुछ ना कुछ मतलब है, यह भी सार्थक शब्द है, इसके भी कुछ मतलब है। तो हम लोग एक जुड़ी हुई संधि लेते हैं, फिर उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं और उससे सार्थक शब्द निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग विद्यालय को ही ले लेते हैं, क्योंकि विद्यालय को ही हम जोड़े हैं, तो यहाँ पे विद्यालय को ही तोड़ेंगे। विद्यालय, देखिए दा को देख करके ऐसा लग रहा है कि यही वो शब्द है जिसमें स्वरों का संयोग हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि इसको तो यहाँ पे और इसको यहाँ पे और इसको खींच करके बाहर लेके चले आते हैं, दा को यहाँ पे, और इस दा को देखने की कोशिश करते हैं कि ये किससे किससे मिलके बना है। तो एक तो बना है ये द से, प्लस बना है आ से। अब ये आ किससे किससे मिलके बना होगा, इससे देखने की कोशिश कीजिए। या तो आ यहाँ रहा होगा, या तो आ फिर इसके साथ मिला होगा, या तो अ के साथ अ मिला होगा तब बना होगा, या तो अ के साथ आ मिला होगा तब बना होगा, या तो आ के साथ आ मिला होगा तब बना होगा। यही सारी कंडीशंस हैं। ठीक है, तो अब क्या बना, अब इससे हमको एक सार्थक शब्द इन सबों से मिला करके बनाना है। मतलब जब हम वी लिखे, यहाँ पे द लिखे, तो विद जब तक रहेगा तब तक एक सार्थक शब्द नहीं है, तो इसके साथ अ जोड़ें कि आ जोड़ें। जब तक आ नहीं जोड़ेंगे तब तक एक सार्थक शब्द तो हमको मिलेगा नहीं। तो विद्या जब आ जोड़ दिए यहाँ से इसके साथ, तो हमको एक सार्थक शब्द मिल गया। उसके बाद लय है यहाँ पे, तो लय के साथ अब देख रहे हैं कि यहाँ भी अ और आ है, तो अब लय के साथ अगर अ जोड़ेंगे तो अलय हो जाएगा, कोई सार्थक शब्द नहीं मिलेगा। जब तक हम इसको आ को नहीं जोड़ेंगे तो इसके साथ क्या जोड़ देंगे, आ जोड़ देंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि विद्यालय को भी जब हम तोड़ रहे हैं तो विद्या और आलय दो हमको सार्थक शब्द मिल जा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक और शब्द को तोड़ने की, नवागत को। नवागत को तोड़िए। नवागत में जो है न को तो यहाँ और गत को यहाँ, और इससे वा को उठा लीजिए। वा को देखिए कि वा किससे किससे मिलकर के बना हुआ है। वा किससे मिलकर बना है, व और आ से मिलकर बना है। आ किससे किससे मिलके बन सकता है, यहाँ पे या तो अ या आ हो सकता है, तो या फिर यहाँ पे अ और आ से मिल सकता है, तब जाके आ का निर्माण हो सकता है। तो क्या किया जाएगा, अब यहाँ पे न के साथ न तो है पहले से, अब व के साथ अ जोड़ें कि अ के साथ वा जोड़ें। तो अगर आ जोड़ेंगे तो वा हो जाएगा, तो नवा हो जाएगा, कोई सार्थक शब्द हमको नहीं मिल रहा है। अगर हम अ जोड़ रहे हैं तो व मिल रहा है, जब व मिल रहा है तो यहाँ पे नौ हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, नौ। एक तो सार्थक शब्द मिल गया हमको। फिर यहाँ पे गत है, जब यहाँ पे गत है तो अब हम देखेंगे कि इस गत के साथ अगत करें तब सार्थक होगा या आगत करें तब सार्थक होगा। तो आगत करेंगे तो हमको एक सार्थक शब्द मिलेगा, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, आगत। तो दोनों को मिला करके क्या, नौ धन आगत, ये आपका टूट गया। उसी प्रकार से हम लोग एक और एग्जाम्पल लेकर के तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या क्या तोड़े, विद्यार्थी को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो वी कर देते हैं यहाँ पे, थी कर देते हैं, यहाँ से दा को तोड़ देते हैं। दा को क्या मिलके, द और आ। उसी प्रकार से अ या आ, यहाँ पे अ या फिर आ, यहाँ से दा कर देंगे, यहाँ से आ जोड़ देंगे तो विद्या हो जाएगा, और यहाँ से अर्थी कर देंगे तो अर्थी। आर्थी करेंगे तो सार्थक शब्द नहीं मिलेगा, अर्थी करेंगे तब सार्थक शब्द मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, विद्या धन अर्थी। आई होप आप लोगों को
संधि को तोड़ना भी समझ में आ गया होगा और संधि को जोड़ना भी समझ में आ गया होगा। और आपको दीर्घ संधि भी पता चल गई होगी। दीर्घ संधि क्या होती है, यानी कि समान स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको बोला जाता है दीर्घ संधि। अब हम लोग बात करते हैं गुण संधि के ऊपर। किसके ऊपर बात करें? गुण संधि के ऊपर। गुण संधि। दोस्तों अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि अ को अ के साथ जोड़ रहे थे या फिर अ को आ के साथ जोड़ रहे थे, ई को ई के साथ जोड़ रहे थे, नहीं तो ई को ई के साथ जोड़ रहे थे और उ को उ के साथ। इसका मतलब कि समान स्वर जोड़ रहे थे। अब हम लोग समान स्वर न जोड़ करके विपरीत स्वर जोड़ेंगे। मतलब अगर अ और आ के साथ अगर हम लोग किसको जोड़े, ई या ई को जोड़े, ठीक है, उ या उ को जोड़े या फिर री को जोड़े, यानी विपरीत स्वर जोड़े, तो बनती है क्या? गुण संधि। यानी आ के साथ या तो ई और ई को जोड़े या उ और उ को जोड़े या फिर री को जोड़े, तो क्या बनती है हमारी गुण संधि। और यदि अ के साथ या आ के साथ अगर ई मिलती है तो क्या बनता है? ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। उसके बाद उसी प्रकार से अगर अ या आ के साथ उ या उ मिलता है तो क्या बनता है? ओ बनता है। और उसी प्रकार से अ या आ के साथ जब री मिलता है तो क्या बनता है? आर बनता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अ या आ के साथ ई या बड़ी ई मिलता है तो ए बनता है, अ या आ के साथ उ या बड़ा उ मिलता है तो ओ बनता है, या अ या आ के साथ जब री मिलता है तो आर बनता है। आई बात समझ में? अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। कौन सा? पुष्प धन इंद्र। अब इसको हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं, पुष्प धन इंद्र को। देखिए यहां से जो प है वो प प्लस अ के मिलने से ये बना हुआ है प, और यहाँ पे क्या है? ई है। यानी अ प्लस ई का मेल हुआ, जब अ प्लस ई का जब मेल हुआ तो क्या बना? ए बना। बना कि नहीं बना? ए बना। अब जब यहीं से देख लीजिए आप लोग, अ प्लस ई के मिलने से क्या बना? ए बना। यहाँ पे मिल भी गया स्वर, तो इन दोनों को मिला करके क्या लिखा जा सकता है? पुष्पेंद्र। क्या लिख सकते हैं? पुष्पेंद्र। उसी प्रकार से अगर हम लोग पर धन उपकार, पर धन उपकार को अगर जोड़ने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा हमको? देखिए जो र मिला है, जो र है वो र प्लस अ के मिलने से बना है र, और उ एक स्वर पहले से है तो अ और उ मिलकर के क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। जैसा देखिए अ प्लस उ मिलकर के क्या बना? ओ बना ना। अ प्लस उ मिलकर के क्या बना? ओ बना। अब दोनों को जब ए जब इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? परोपकार। परोपकार। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि देखिए जब अ और ई मिला तो ए बन गया, अ प्लस उ मिला तो ओ बन गया। उसी प्रकार से एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, है ना। तीसरा एग्जाम्पल क्या देख लें? राजधन, राजधन इंद्र। ये जो ज बना हुआ है वो किससे किससे मिलकर बना हुआ है? ज प्लस अ से, और यहाँ पे क्या है? ई है, तो अ प्लस ई मिलकर के क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। जब ए बनेगा तो ए इसके साथ जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा? राजेंद्र। राजेंद्र। आ रही बात समझ में? अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, है ना। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं किसका? है ना, उच्च धन ऊर्ध्व। उच्च धन ऊर्ध्व।
उच्च धन ऊर्ध्व, है ना, उच्च धन ऊर्ध्व। देखिए इसमें जो च है, च प्लस अ के मिलने से बना है और यहाँ पे क्या है, बड़ा ऊ है, तो इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा। तो जब इसको मिलाएंगे तो उच्चोर्ध, उच्चोर्ध, ये बन जाएगा आपका गुण संधि। तो जहां भी आपको अ आ किससे मिले, ई या बड़ी ई से मिले, ऊ या बड़ा ऊ से मिले, या फिर री से मिले, तो क्या बनता है आपका, ए बनता है, ओ बनता है और अर बनता है। और इससे क्या होता है, संधि का निर्माण होता है और एक नए शब्द का निर्माण होता है। दोस्तों अगर हम लोग आज अगर वृद्धि संधि, यड़ संधि और आयादी संधि पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आई होप आप लोगों को संधि क्या होती है, संधि के कितने भेद होते हैं, और उसके बाद गुण संधि, उसके बाद स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि क्या होती है वो भी समझ में आया होगा। उसके बाद आपकी दीर्घ संधि क्या होती है और कैसे उसको जोड़ा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है, और आपकी गुण संधि कैसी, ठीक है, क्या होती है और गुण संधि को कैसे जोड़ा जाता है, ये टॉपिक समझ में आया होगा। जब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो गुण संधि को कैसे तोड़ा जाता है, फिर उसके बाद वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि के बारे में भी डिटेल डिस्कस करेंगे। आप लोगों का इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और जो भी हमारी क्लास को अंत तक देख रहे हैं, अगर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप लोगों का मेरी वीडियोज़ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।